दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी कुछ हो रहा है आप जानते हैं। इसी घटनाक्रम के बाद एक सवाल पूछा जा रहा है कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो होगा, क्या उससे महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उलटफेर होने की आशंका, संभावना है? सारे विशेषज्ञ और घटना के तज्ञ एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और विधायक अपात्र हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो क्या? तो सब लोगों को मुझे एक बात बोलनी है, विधायकों के अपात्र होने का मामला विधानसभा तक ही सीमित होता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। क्या इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी। विधानसभा के अध्यक्ष अब कार्यकारी अध्यक्ष नरहरी झिरवळ नहीं रहे हैं, उनकी जगह राहुल नार्वेकर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यह देखा जाए कि राहुल नार्वेकर के हाथ में अगर यह मामला आ जाता है तो आप एक घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। राहुल नार्वेकर ने स्पष्ट तौर पर मंजूरी दे दी है शिंदे गुट को और उनके गठनेता को, अलग गट नहीं बल्कि गठनेता को मंजूरी दे दी है और ये मानते हैं कि वो शिवसेना ही है। चलो जरा इसको इतिहास में टटोलने की जरूरत है। मैं आपको कुछ घटना जो भूतकाल में घटी है वो आपको बताता हूं। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश, जो उस वक्त पूरा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग स्टेट नहीं थे। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलकर एक आंध्र प्रदेश स्टेट था तो उस स्टेट के लगातार मुख्यमंत्री बन रहे एनटी रामाराव थे। तीसरी बार वो स्टेट के मुख्यमंत्री बने थे। 2 बार कांग्रेस को परास्त कर, एनटीआर के जमाने से ही आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। बीच में वाईएसआर ने बहुत अच्छी तरह से कमबैक किया था, लेकिन कांग्रेस को क्या बताए क्या हो जाता है, वो अपने ही हाथ से सत्ता गंवा देती है। चलो उस पर कभी और बहस करेंगे, कभी और बात करेंगे, लेकिन ये बात मुझे बतानी जरूरी है कि लगातार 3 बार एनटी रामाराव अपने तेलुगु देशम पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने थे। 2 बार मतलब 10 साल उनकी तो बहुत बेहतरीन कार्यकाल गया उनका, लेकिन जब वो तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके तारे खराब हो गए। एनटी रामाराव बहुत ही बीमार रहने लगे। उस जमाने में एनटी रामाराव ने लक्ष्मी पार्वती से और एक शादी कर ली थी। एनटी रामाराव के एक दामाद थे चंद्राबाबू नायडू, जो उस वक्त प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल थे। राजस्व और वित्त ऐसे 2 विभाग उनके पास थे। मतलब एनटी रामाराव के बाद पार्टी में उनकी साख दूसरे नेता थी, दूसरे दर्जे के नेता वो थे। एनटी रामाराव उन दिनों बहुत बीमार रहने लगे थे और बीमार एनटी रामाराव के साथ मुख्यमंत्री पद पर होते हुए लोगों को मिलना जुलना, बातें करना या कुछ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शायद 94 दिसंबर तक का महीना होगा, उस वक्त वो बीमार रहने लगे थे और एनटी रामाराव की सारी कमान उनके पत्नी के हाथ में आ गई। उनके पत्नी का नाम लक्ष्मी पार्वती। अब लक्ष्मी पार्वती तय करने लगी कि एनटीआर किन से मिलेंगे, किन से नहीं मिलेंगे, क्या किन का काम करेंगे नहीं करेंगे। पूरे दिन आवास में एनटी रामाराव के साथ लक्ष्मी पार्वती रहा करती थी और वही एनटी रामाराव को डायरेक्ट कर रही थी। अब जब दामाद, पहले पत्नी के बेटी के दामाद मंत्रिमंडल में थे तो स्वाभाविक तौर से लक्ष्मी पार्वती चंद्राबाबू नायडू को दरकिनार करना चाहती थी। अब यह मामला इतना बढ़ गया कि एनटी रामाराव से मिलना हो तो भी लक्ष्मी पार्वती से मिलना पड़ता था। उनको पहले कन्विंस करना पड़ता था। अब बहुत ही तकलीफ होने लगी थी लोगों को। वो बहुत बीमार, लोगों को ना मिलने वाले मुख्यमंत्री कहलाने जाने लगे थे। अब इस वक्त में 1995 के आरंभ में ही
एक 5 स्टार होटल में कुछ विधायकों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग को लीड किया था चंद्राबाबू नायडू ने। विशाखापट्टनम का 5 स्टार होटल था, शायद डॉल्फिन वगैरह ऐसा कुछ नाम रहा होगा उसका। वहां पर उन्होंने 20 विधायकों के साथ मीटिंग की। जैसे ही इस मीटिंग का पता एनटीआर को चला तो उन्होंने इस विषय में लोगों का विरोध कम करने की कोशिश की। अब एनटीआर तो एक जाने माने नेता थे, प्रभावी नेता भी थे, अभिनेता भी थे, तो एनटीआर ने किसी तरह से इस विषय को कम करने की कोशिश की। एनटीआर 6 महीने तक तो इसको ठीक से अपने काबू में रख पाए, लेकिन अगस्त के महीने में 1995 के अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और विस्फोट ये हुआ कि तेलुगु देशम पार्टी के 140 विधायक एक साथ अपना अलग गुट बना लिया उन्होंने एक अलग गुट। अब उस गुट के नेता के तौर पर चंद्राबाबू नायडू को इलेक्ट किया गया। अब एनटी रामाराव समझ रहे थे कि पार्टी अपने हाथ से छूट रही है। उन्होंने अपने पार्टी के अपने साथ वाले विधायकों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने विधायक अपने साथ कितने ही ये जानने की कोशिश की। बस गिने चुने 10-15 विधायक ही उनके साथ रहे, 10-12 ही होंगे, ज्यादा भी नहीं होंगे। और एनटी रामाराव ने तब फैसला किया कि अपनी पार्टी अब सत्ता से जाती दिख रही है, पार्टी भी हाथ से निकलती जा रही है, तो स्पष्ट बहुमत के आधार पर वो विधानसभा अध्यक्ष से मिले, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, विधानसभा को भंग किया जाए और इलेक्शन लिए जाए। क्योंकि जब मुख्यमंत्री भारी बहुमत में होता है, स्पष्ट बहुमत में होता है, तो उनका सजेशन राज्यपाल एक्सेप्ट कर लेते हैं जनरली। जैसे ही एनटी रामाराव राज्यपाल के पास मिलने गए तो सबसे बड़ा झटका उन्हें वहीं लगा। राज्यपाल महोदय के पास पहले ही चंद्राबाबू नायडू ने यह बोल दिया था कि मैं ही तेलुगु देशम हूं, मेरे साथ बहुत सारे विधायक हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब रामाराव को समझ में आया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। राज्यपाल ने एनटी रामाराव को अपना विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा। इस बीच एनटी रामाराव को हार्ट अटैक आ गया, वो अस्पताल चले गए और अस्पताल से ही उन्होंने बाद में रिजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई। वो सरकार भी कुछ सालों तक आंध्र प्रदेश में चलती रही, लेकिन अपनी बीवी की वजह से, उसकी हरकतों की वजह से एनटीआर को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। 26 अगस्त को फिर सरकार आ गई थी। अब सेम यही किस्सा महाराष्ट्र में भी हो रहा है। मतलब जो कुछ भी लोग इस बात को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो इसको समझ लीजिए, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार विधायकों के समर्थन वापस लेने के कारण गिर गई और एक ही पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ हो गए हैं। तो क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे के गठ को ही मान्यता मिलने वाली है और वो मिल भी गई। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं। हालात ठीक वैसे ही है दोस्तों, ठीक वैसे ही हालात है। उद्धव ठाकरे भी बीमार थे। एक बात और है, ये बीमारी वाली बात हमेशा बोल बोलकर सहानुभूति इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य का मुख्यमंत्री पूरे राज्य का प्रशासन देखने के लिए फिट एंड फाइन होना चाहिए। नहीं, मुझे पहले गर्दन की बीमारी हुई, फिर मुझे कोविड की बीमारी हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर मेरे ऑपरेशन हुए, फिर मेरे स्टेंट डालने के लिए कहा गया। अगर आप राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए सक्षम नहीं हो या किसी कारणवश भी आप नहीं देख सकते हो, तो आपको यह पद छोड़ देना चाहिए। वो बात अलग है, उद्धव ठाकरे ने नहीं छोड़ा, आखिरी वक्त छोड़ा। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे क्या बहुमत गंवा चुके हैं, वो विधानसभा में गंवा चुके, इसलिए सत्ता छोड़नी पड़ी और विधानमंडल में उनके विधायक उनके साथ नहीं हैं। जैसे स्पष्ट बहुमत वाले विधायक उस वक्त चंद्राबाबू नायडू के साथ थे, उसी तरह से 2/3 से ज्यादा विधायक यहां पे एकनाथ शिंदे के साथ है। तो बात स्पष्ट है।
दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की बीमारी के कारण उनके पत्नी के साथ ही सबको बोलना पड़ता था। यहां भी पत्नी वाला मामला है, वहां भी पत्नी वाला मामला था। उद्धव ठाकरे को किनसे मिलना है, किसके काम को हां कहना है, ना कहना है, यह सारी चीजें तय करती थी रश्मि ठाकरे, ऐसा कहा जाता है। उधर वाला भी वैसा ही ठीक मामला था। अब यही बात जो आंध्र प्रदेश में हुई थी, वही अब महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। अब मामला साफ है कि जैसे उद्धव ठाकरे को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, वैसे ही शायद उनको शिवसेना से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर यह मामला विवादों में उलझा, विवादों में फंसा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो मुझे लगता है 2 साल तक यह विवाद चलता रहेगा। उस वक्त आएंगे लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा के चुनाव में शिवसेना के चिन्ह को, तीर कमान को किसके हाथ में सौंपा जाए, यह विवाद खड़ा होने के कारण चुनाव आयोग इस चिन्ह को ही फ्रीज कर देगा। जैसे ठीक हुआ था रामविलास पासवान के पार्टी के साथ, फ्रीज कर दिया गया उस चुनाव चिन्ह को। इसी तरह चुनाव चिन्ह को भी फ्रीज कर दिया जाएगा और यह विवाद चलता रहेगा, असली शिवसेना किसकी है। लेकिन जो लोग इस सरकार के पतन का इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं वो याद दिलाना चाहता हूं, वो वाली बात जो आंध्र प्रदेश में हुई थी, वही वाली बात जो अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग ढंग से हुई थी। इन सब को अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना फिसलती जा रही है, यही आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।